निकल गई। हाथ जोड़कर क्यों बैठ गया इंडिगो का सीईओ? पब्लिक को रुलाने वाले इंडिगो को ऐसा झटका, इतने 1000 करोड़ की चपत लगेगी कि अब इंडिगो के रोने की बारी है क्या? गोवा में नाइट क्लब की आग के बाद थाईलैंड कैसे भागा मालिक? यहां बुलडोजर चला, वहां से पकड़कर लाएगी क्या पुलिस? अब इसका चैप्टर देखिए। हमने आपको कल ही पाठशाला में बता दिया था कि इंडिगो पर तगड़ा एक्शन होने वाला है। आज वही एक्शन शुरू हो गया। इंडिगो ने सोचा था कि भले ही हजारों लोग परेशान होते रहे, लेकिन इंडिगो का कोई कुछ क्या ही बिगाड़ पाएगा। आज उसी इंडिगो की सारी हेकड़ी निकल गई। उसके सीईओ की सरकार के सामने पेशी हुई। हाथ जोड़कर सीईओ बैठा हुआ नजर आया, उसकी तस्वीर आई है। इंडिगो पर वो करारा एक्शन हो गया। देखिए भाई साहब कैसे हाथ जोड़े बैठे हुए। इंडिगो पर वो करारा एक्शन हो गया जिससे उसे करोड़ों का नुकसान होने वाला है। हमने कल ही कह दिया था कि लोगों को रुलाने वाली इंडिगो के अब खुद रोने की बारी आ चुकी है। अपनी लापरवाही और बेफिक्री का इंडिगो को क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा? कितने 1000 करोड़ की चपत उसे लगने वाली है? सरकार क्या करने वाली है? कैसे उसकी शुरुआत हो चुकी है? कैसे इंडिगो के पर कतरे जा रहे हैं? कैसे पब्लिक के एक आंसू का हिसाब होने जा रहा है? आज इसकी बात करूंगा। विदेशों में जब इस तरह का क्राइसिस आता है तो वहां एयरलाइन को कैसा अंजाम भुगतना पड़ता है? भारत में इसको लेकर क्या एक्शन की जरूरत है? साथ ही इंडिगो जैसी एयरलाइन हो या फिर गोवा का वो नाइट क्लब जिसमें आग लगने से 25 लोग मर गए थे, उस पर क्या एक्शन हो गया है? फरार मालिकों को कैसे वापस लाने की कवायद हो रही है? बुलडोजर एक्शन गोवा में हुआ है। इन दोनों मामलों पर मचे हंगामे और एक्शन का पहले एक ट्रेलर देखिए, फिर पूरी खबर। प्रधानमंत्री जी ने एक बात को बल दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी नागरिक को नुकसान हो या तकलीफ दे। एक हफ्ते से इंडिगो ने लोगों को रुला कर रख दिया था, लेकिन अब रोने की बारी इंडिगो की है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब डायरेक्ट एक्शन मोड में। आज भी इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। इस महीने 4000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। यह किसी भी हालत में बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पीएम मोदी इसे देखकर बहुत गुस्से में भी हैं। एनडीए की मीटिंग में पीएम मोदी ने कह दिया कि नियम और सुधार अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी वजह से जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के बनाए कोई भी नियम देश के लोगों पर बोझ नहीं बनने चाहिए। नियमों का मकसद सिस्टम को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि जनता को परेशान करना। सुनिए इंडिगो संकट पर पीएम मोदी की नाराजगी पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या बताया, फिर आपको बताता हूं कि इंडिगो पर क्या क्या एक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात को बल दिया है कि कोई भी कानून बनेगा, अभी से कोई भी नियम बनेगा, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी नागरिक को नुकसान हो या तकलीफ दे। The rules and the laws should not become a burden। नरेंद्र मोदी के एक्शन में आते ही इंडिगो की सारी हेकड़ी निकल गई। आप इंडिगो के सीईओ को देखिए। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर और सेक्रेटरी के सामने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स की पेशी हुई। इंडिगो के सीईओ इस मीटिंग में हाथ जोड़े हुए दिखे, और यह बहुत ही पावरफुल तस्वीर है। जो इंडिगो किसी के सुनने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था एक समय में, जिसे किसी की परवाह नहीं है क्या ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे, आज की डेट में उनका सीईओ कैसे बैठा हुआ है, कैसे हाथ जोड़े हुए हैं, इसकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। इधर एनडीए की मीटिंग में इंडिगो संकट को लेकर पीएम मोदी ने सख्त तेवर दिखाए, तो उधर इंडिगो पर एक्शन भी शुरू हो गया। एक तरफ सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने संसद में साफ कर दिया कि मौजूदा संकट के लिए इंडिगो की जवाबदेही तय की जाएगी। दूसरी तरफ सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के बाद इंडिगो एयरलाइंस को लेकर बड़ा फैसला भी ले लिया गया। डीजीसीए ने इंडिगो की फ्लाइट्स में 5% की कटौती करने का फैसला किया। इस वक्त इंडिगो के हर दिन करीब 2200 फ्लाइट्स उड़ती हैं। एक दिन में 2200 फ्लाइट उड़ती है इंडिगो की। डीजीसीए के फैसले के बाद इसमें से अब 110 फ्लाइट में कटौती हो जाएगी। यानी 110 फ्लाइट से जो इंडिगो कमाता था वो पैसा गया हवा में। यह कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट की फ्लाइट्स में की गई है। इंडिगो एयरलाइंस को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है, और अब कौन कौन सी उड़ानें कम की जाएंगी इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भाई अभी तो यह शुरुआत है, इंडिगो के पर कतरे गए हैं, अभी तो और छटाई बाकी है, क्योंकि हो सकता है 5% के बाद 10% की कैपिंग हो जाए। इंडिगो को कैसे झटका लगा है, कैसे इंडिगो के अब आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस कंपनी ने जो पब्लिक को रुलाया, किसके लिए रुलाया? पैसे के लिए ना रुलाया कि तुम रहो एयरपोर्ट पे, तुम बैठे रहो, लेटे रहो, सोए रहो 10-10 घंटा।
हम जब भेजेंगे तब देखेंगे रिफंड करना है कि नहीं करना है। लेकिन इंडिगो को जो चपत लगी है, आप उसको देखिए कि अब उसके कैसे आंसू निकलेंगे, उसको कैसे आर्थिक नुकसान हुआ है। भाई टिकट रिफंड जो वो करने से बचना चाह रहा था, आज की डेट में कल तक उसने 827 करोड़ का टिकट रिफंड किया था, तो 827 करोड़ तो पहले ही गए। शेयर मार्केट में नुकसान, शेयर मार्केट में जो इंडिगो का शेयर गिरा, उससे इंडिगो को अभी तक कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ का सीआर का नुकसान हो चुका है। 37,000 करोड़। 5% फ्लाइट कटौती कर दी है सरकार ने, इससे 110 के करीब फ्लाइट कम उड़ेगी। इससे 3500 करोड़ रुपया, 3500 करोड़ रुपया सालाना, ऑलमोस्ट सालाना जो है 3500 करोड़ रुपया जो है वो इंडिगो को नुकसान होगा। अगर 5% और किया तो 3500 करोड़ और जोड़ लीजिए, यानी 7,000 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट सालाना हो जाएगा। कहा जा रहा है कि फाइन लग सकता है आगे, अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार हो सकता है 1,000 करोड़ रुपए का फाइन इंडिगो पर लगा सकती है। तो अगर ये सारा मिला दीजिए आप, तो ऑलमोस्ट इंडिगो को 45,000 करोड़ की चपत लग चुकी है, या लग जाएगी आने वाले समय में। 45,000 करोड़। अब यह समझना भी जरूरी है कि डीजीसीए ने इंडिगो की 5% फ्लाइट कम करने का ही फैसला क्यों किया। दरअसल 1 नवंबर से पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियम लागू हुए, जिसको बैलेंस करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने जरूरत के मुताबिक पायलट नहीं बढ़ाए। एक तरफ इंडिगो ने जरूरत के हिसाब से पायलट तो नहीं बढ़ाए, लेकिन विंटर शेड्यूल में डेली फ्लाइट्स की संख्या 6% बढ़ा दी। इंडिगो के पास गर्मी के सीजन में वीकली 14,158 फ्लाइट्स की मंजूरी थी, लेकिन 26 अक्टूबर से लागू हुए विंटर शेड्यूल में इंडिगो की वीकली फ्लाइट्स की संख्या बढ़कर 15,014 हो गई। डीजीसीए की शुरुआती जांच के मुताबिक इसी वजह से नवंबर में इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, लेकिन दिसंबर का पहला हफ्ता आते आते संकट विकराल हो गया। हर रोज सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द होने लगी, जबकि अगर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करें तो इन एयरलाइंस की गर्मियों के मुकाबले विंटर शेड्यूल में डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 1% से 6% की कमी आई। अकासा एयरलाइंस की भी विंटर शेड्यूल में फ्लाइट्स में ऑलमोस्ट 6% के करीब की कमी आई। इसलिए दूसरी एयरलाइंस के ऑपरेशंस में नए नियमों का ज्यादा असर नहीं पड़ा, जबकि पिछले 8 दिनों में इंडिगो की 5,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। सवाल तो डीजीसीए से भी है कि जब आपके पास ये आया कि ये लोग फ्लाइट और बढ़ा रहे हैं घटाने की बजाय, और इन्होंने अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं किया है, तब एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो इंडिगो पर तो सरकार एक्शन ले रही है, अभी डीजीसीए की सफाई भी बची हुई है बॉस। अब यह भी देखिए कि इंडिगो को क्यों खुद ही इस महासंकट की वजह माना जा रहा है। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 417 प्लेन हैं और सबसे ज्यादा करीब 5500 पायलट हैं। एक दिन में इंडिगो की 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ती हैं, लेकिन यह भी देखिए कि दूसरी एयरलाइंस की तुलना में इंडिगो का पायलट प्लेन रेशियो काफी खराब है। इंडिगो के पास एक प्लेन के लिए 13 पायलट है, जबकि एयर इंडिया के पास एक प्लेन के लिए 19 और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास एक प्लेन के लिए 17 पायलट मौजूद हैं। पायलट प्लेन रेशियो में सबसे अच्छा रिकॉर्ड अकासा एयर का है, जिसके पास एक प्लेन के लिए 27 पायलट है। यानी इंडिगो जो है ना, वो जितना का जहां से पैसा बचे उस हिसाब से चल रहा था। अब लगा झटका पैसे का, तब पता चलेगा। लेकिन इंडिगो के एक एक एक्शन पर सरकार की अब सख्त नजर है। इंडिगो के ऑपरेशंस पर नजर रखने के लिए सरकार ने देश के 10 बड़े एयरपोर्ट्स पर सीनियर ऑफिसर्स को तैनात कर दिया है, जो ये पता लगाएंगे कि यात्रियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये अफसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के। ये तस्वीर कोलकाता एयरपोर्ट की है, जहां केंद्र सरकार के अफसर यात्रियों से फ्लाइट्स को लेकर फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह का क्राइसिस दुनिया में कहीं और नहीं आया, लेकिन आप इस बात को समझिए कि इंडिगो को 18 महीने का वक्त मिला था कि तो वो तैयारी कर सकता था। उसके लिए अचानक ऐसा नहीं है कि धप से क्राइसिस गिर गया सामने आके कि लो अब क्या करें। वो चाहता तो इस तरह के बड़े क्राइसिस को नहीं आने देता, मैनेज कर सकता था। इसलिए उसका जो क्राइसिस है ना, वो क्राइम की कैटेगरी में आता है जो उसने पब्लिक के साथ किया। लेकिन दूसरे देशों में जो क्राइसिस आए, अचानक आए, शॉर्ट टर्म में चीजें ठीक कर ली गई, लेकिन वहां क्या हुआ आपको देखना चाहिए। जैसे साल 2017 में आयरलैंड की एयरलाइंस रायन एयर पायलट की कमी और गलत शेड्यूलिंग से 20,000 फ्लाइट उसको कैंसिल करनी पड़ी। साल 2022 में साउथ वेस्ट अमेरिका सॉफ्टवेयर फेल हो गया और तूफान की वजह से 10 दिन में 16,700 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। साल 2017 और 2022 में ब्रिटिश एयरवेज
ने संकट झेला। आईटी फेलियर की वजह से सैकड़ों फ्लाइट रुक गई। यहां भी वही पैटर्न देखने को मिला जो इंडिगो के मौजूदा संकट में दिख रहा है, कम स्टाफ, ज्यादा फ्लाइट्स और पुराने सिस्टम। और अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि इंडिगो की फ्लाइट्स पर जो 5% कटौती की गई थी उसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, क्योंकि आज भी उसकी 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। तो सरकार ने, अभी मैंने कहा था ना कि 5% और हो गया, 10% फ्लाइट में कटौती कर दी गई है इंडिगो की। आप देखिए कि हमारे यहां और बाहर के देशों का अंतर यह है कि यहां तो एयरलाइंस कोई लोड ही नहीं ले रहा था अभी कुछ दिन पहले तक, जबकि विदेशों में एयरलाइंस को पता है कि इस तरह के क्राइसिस में यात्रियों को रुलाया तो तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन में 30,000 से 70,000 रुपए प्रति व्यक्ति हर्जाना देना पड़ता है। इसके साथ ही यात्रियों के लिए होटल और खाने का इंतजाम करना होता है। अमेरिका में फ्लाइट कैंसिल होने पर टिकट के पैसे रिफंड करने होते हैं, होटल का इंतजाम करना होता है और भविष्य की यात्राओं के लिए कई तरह के कूपन्स देने पड़ते हैं। भारत में फ्लाइट कैंसिल होने पर किसी तरह का कोई हर्जाना नहीं मिलता, रिफंड भी आधा अधूरा मिलता है। होटल और खाना देने से भी एयरलाइंस बहाना बनाकर बचने के रास्ते ढूंढती हैं। यानी अमेरिका, यूरोप में फ्लाइट्स में देरी या कैंसिलेशन एयरलाइंस को बहुत महंगा पड़ता है, जबकि भारत में तो एयरलाइन कोई भी क्राइसिस आए या ना आए, इसमें इनकी चांदी ही चांदी होती है, क्योंकि ना तो कोई पेनल्टी है ना यात्रियों के लिए विकल्प। इसे भी देखने की जरूरत है। इंडिगो पर एक्शन तो शुरू हो चुका है, वहीं गोवा के उस नाइट क्लब के खिलाफ भी अब तेजी से एक्शन हो रहा है जिस नाइट क्लब में आग से 25 लोगों की जान चली गई। गोवा के नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए, लेकिन इधर इनके गोवा वाले नाइट क्लब में बुलडोजर पहुंच गया। गोवा में लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब रोमियो लेन वागाटोर को आज बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह क्लब गोवा में लूथरा ब्रदर्स का सबसे बड़ा और मेन नाइट क्लब था। जांच में पता चला कि इस क्लब का ट्रेड लाइसेंस पिछले साल मार्च में ही एक्सपायर हो चुका था। लूथरा ब्रदर्स के इस अवैध नाइट क्लब पर हुए बुलडोजर एक्शन पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि जो थाईलैंड भाग गए ये लूथरा ब्रदर्स, क्या वहां से इनको पकड़ कर लाया जाएगा। गोवा के वागातोर बीच पे फिलहाल ये एक्शन की जा रही है। गोवा की अथॉरिटीज़ के द्वारा, गोवा सरकार के द्वारा ये एक्शन ली जा रही है, जहां रोमियो लेन का ये वागातोर का क्लब पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है, प्रमोद सावंत ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से इलीगली ऑपरेट होती है, जहां सरकारी नियम तोड़े जाते हैं, उनको इस एक्शन का सामना करना पड़ेगा। भैया आज तो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन दो सवाल, अगर इसका लाइसेंस पहले से खत्म था तो तब एक्शन क्यों नहीं हुआ था? और दूसरा सवाल कि लूथरा ब्रदर्स आखिर बाहर भाग कैसे गए? सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से अब पकड़कर भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को प्राइम अक्यूज बनाया है। पहला है सौरभ लूथरा जो हादसे वाले नाइट क्लब की चेन का मालिक है। दूसरा है गौरव लूथरा जो सौरभ लूथरा का भाई है और इस चेन का को ओनर है। तीसरा है अजय गुप्ता जो दोनों भाइयों का करीबी है। मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने से अब थाईलैंड में उनकी लोकेशन ट्रेस करना और भारत लाना आसान हो जाएगा। गोवा पुलिस की अपील पर सीबीआई ने इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। यह भी देखिए कि जिस इंडिगो की फ्लाइट आम पैसेंजर्स के लिए कैंसिल हो रही थी, आरोप है कि उसी इंडिगो की फ्लाइट से गोवा नाइट क्लब के दोनों मालिक जो है वो थाईलैंड भाग गए। पर सवाल अभी भी एक बचा हुआ है कि जो सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो कभी इंडिगो का साथ देते हैं, कभी किसी लूथरा का साथ देते हैं, उस सिस्टम पर भी एक्शन होना चाहिए, चाहे वो गोवा में कोई हो या फिर डीजीसीए में कोई, वहां भी सफाई की जरूरत है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको दिखाऊंगा धुरंधर फिल्म में ऐसा क्या दिख गया कि मोदी विरोधी गैंग से लेकर पाकिस्तान तक में आग लग गई। 5 दिन में 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड के धागे खोलकर रख दिए क्या? भारत के करेंसी नोट की प्लेट किसने पाकिस्तान पहुंचाई? भारत में बैठकर कराची के लिए काम करने वाला गैंग एक्सपोज हुआ क्या? अब इसका चैप्टर देखिए। इस वक्त धुरंधर फिल्म ने धूम मचाई हुई। धुरंधर फिल्म ने आते ही ऐसा धमाका किया है कि 5 दिन में 200 करोड़ रुपए छाप दिए हैं उसने। लेकिन धुरंधर के इस धमाके के बीच एक इकोसिस्टम भाई साहब सुलग रहा है। यह इकोसिस्टम धुरंधर फिल्म के पीछे पड़ गया है। कोई कह रहा है कि यह प्रोपेगेंडा है, कोई कह रहा है कि अरे ये ट्रोल लेवल की फिल्म है, कोई कह रहा है कि फिल्म बनाने वाले ने लिमिट क्रॉस कर दी। यानी धुरंधर में कुछ तो ऐसा दिखाया गया है जो एक इकोसिस्टम को परेशान कर रहा है। उन्हें जबरदस्त आग लगी हुई है और इसलिए आज आपको बताऊंगा कि आखिर धुरंधर में ऐसा क्या दिखा दिया गया कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम भड़का हुआ है। धुरंधर ने मोदी विरोधी गैंग से लेकर पाकिस्तान तक में आग क्यों लगा दी है?
बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म आई है जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है, पाकिस्तान तक में आग लगी हुई है। बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म आई है जो जबरदस्त कमाई कर रही है और जो फिक्शन और सच्ची घटनाओं का शानदार मिक्सचर। फिल्म के किरदार भी रियल लाइफ किरदारों पर काफी हद तक आधारित है। धुरंधर के मेकर्स ने ज्यादा प्रमोशन नहीं किया था, लेकिन इसी बात की हर तरफ चर्चा हो रही है और यही अब मोदी विरोधी इकोसिस्टम को अच्छा नहीं लग रहा कि भाई फिल्म इतना कमा क्यों रहा है, इतने लोग देख क्यों ले रहे हैं इसको। फिल्म में कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जिससे पहले की सरकारों के काम पर सवाल उठ रहे हैं। फिल्म में नकली नोट का मुद्दा दिखाया गया है। पाकिस्तान कैसे भारत के नकली नोट बनाता है, कैसे पाकिस्तान तक भारत की करेंसी प्लेट पहुंचती है, कैसे मुंबई अटैक के बाद सरकार ने कुछ नहीं किया। फिल्म देखने के बाद लोग अब इस सब की चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए कुछ लोग सुलग रहे हैं। आप देखिए कि फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और उसके बाद से बॉक्स ऑफिस पर उसने धूम मचा रखी है। 5 दिन में फिल्म की कमाई करीब 200 करोड़ रुपए हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिल्म 500 करोड़ तो आसानी से कमा लेगी। दुनिया भर में लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, जबकि फिल्म 3 घंटे 34 मिनट की है, छोटी मोटी फिल्म नहीं है। सभी कलाकारों की एक्टिंग की तारीफ हो रही है, फिल्म के एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक सबकी तारीफ हो रही है। यानी धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर साबित हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी कहानी है। फिल्म धुरंधर के सभी मेन कैरेक्टर किसी ना किसी रियल लाइफ किरदार से प्रेरित है। फिल्म में रणवीर सिंह ने भारतीय जासूस का किरदार निभाया है। फिल्म में रणवीर सिंह का नाम हमजा अली मजारी है, जो बलोच है और यह आम बॉलीवुड जासूसों की तरह नहीं है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर पाकिस्तान में घुसकर भारत की एजेंसियों को खुफिया जानकारी भेजता है। फिल्म में रणवीर सिंह कराची के अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है और फिर वहां से पाकिस्तान के आतंकी गैंगस्टर, सरकार और आईएसआई के गठजोड़ के बारे में भारत जानकारी भेजता है। इसी तरह से फिल्म में माधवन ने इंटेलिजेंस अधिकारी अजय सान्याल का रोल किया है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन को देखकर कोई भी आसानी से कह दे रहा है कि अरे ये तो अजीत डोभाल है। दोनों के लुक में गजब की सिमिलैरिटी दिखती है। हालांकि फिल्म में यह दावा नहीं किया गया है कि अजय सान्याल जो हैं वो अजीत डोभाल के कैरेक्टर से प्रेरित है, लेकिन जो लुक एंड फील है उसको देख के लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो अजीत डोभाल लग रहा है। फिल्म धुरंधर की कहानी पाकिस्तान के कराची में बेस्ड है। कराची के लियारी टाउन में गैंगस्टर और गैंग वॉर दिखाया गया है और इसके लिए जो कैरेक्टर गढ़े गए हैं वो असल जिंदगी में भी थे। जैसे अक्षय खन्ना ने फिल्म में रहमान डकैत का रोल प्ले किया है, जो असल में था। रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना एकदम रहमान डकैत की तरह खूंखार और जालिम दिख रहे हैं। आप एक तस्वीर देखिए, इसमें असली रहमान डकैत और अक्षय खन्ना साथ में है। अक्षय खन्ना फिल्म रहमान डकैत की ही तरह दिख रहे हैं। फिल्म में रहमान डकैत कराची के लियारी टाउन का बादशाह था, रहमान डकैत बलोच था और फिल्म में दिखाया गया कि मुंबई अटैक के लिए रहमान डकैत नहीं, आईएसआई को हथियार दिए थे। रहमान डकैत जो कराची के लियारी टाउन का बादशाह माना जाता था, वो असल जिंदगी में भी बहुत खतरनाक था। उसका पूरा नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था। रहमान डकैत ने 1990 के दशक में लियारी टाउन में अपना दबदबा बनाना शुरू किया। रहमान डकैत के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया था। इसी के बाद लियारी टाउन में उसकी दहशत बढ़ गई। साल 2000 तक रहमान डकैत का लियारी टाउन पर पूरा कंट्रोल हो गया था। रहमान डकैत वसूली, मर्डर, नशीली दवाएं, हथियारों की तस्करी करता था। रहमान डकैत को बेनजीर भुट्टो की पार्टी पीपीपी का संरक्षण मिला हुआ था। रहमान डकैत को बेनजीर भुट्टो का करीबी भी माना जाता था। 2008 में रहमान डकैत ने अपनी पार्टी पीपल्स अमन कमेटी बनाई। रहमान डकैत और पीपीपी ने मिलकर समानांतर सरकार चलाई। भाई जब हाफिज सईद अपनी पार्टी बना लिया तो रहमान डकैत था। रहमान डकैत एक समय में बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी टीम में भी शामिल था। 2007 में कराची में बेनजीर भुट्टो के काफिले में धमाका हुआ था जिसमें 140 लोग मारे गए थे। इस धमाके के बाद बेनजीर भुट्टो को सही सलामत निकालने वाला रहमान डकैत ही था, जो बेनजीर की गाड़ी खुद चला रहा था। यह उसी समय की तस्वीर है जिसमें रहमान डकैत और बेनजीर भुट्टो दोनों दिख रहे हैं। इसी तरह से फिल्म धुरंधर में पाकिस्तानी एजेंसी, खुफिया एजेंसी आईएसआई का मेजर इकबाल भी दिखाया गया। धुरंधर में मेजर इकबाल का रोल अर्जुन रामपाल ने प्ले किया है। मेजर इकबाल को दरिंदा किस्म का अधिकारी कहा जाता था जो भारत के जासूसों को बेरहमी से टॉर्चर करता था। फिल्म में मेजर इकबाल का कैरेक्टर आतंकी इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है। यह देखिए, रियल लाइफ में इलियास कश्मीरी ऐसा दिखता था। उसके रोल में अर्जुन रामपाल का गेटअप बिल्कुल असली वाले इलियास कश्मीरी की तरह ही दिखाया गया। फिल्म में मेजर इकबाल को बहुत ही ताकतवर दिखाया गया है। भारत के खिलाफ हमलों और साजिशों में मेजर इकबाल का नाम सबसे ऊपर था। मुंबई में जो अटैक हुआ उसका प्लान भी इसी ने किया था, दिखाया गया है। और अजमल कसाब और दूसरे आतंकियों को हथियार इसी ने दिए थे और लाइव जानकारी भी दे रहा था।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, फिल्म में ऐसे ऐसे रियल कैरेक्टर और उनकी रियल कारस्तानी दिखाई गई है कि इकोसिस्टम में आग लगी। जिस इलियास कश्मीरी के ऊपर आईएसआई के मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है, वो इलियास कश्मीरी हकीकत में बेहद खूंखार आतंकवादी था। इलियास कश्मीरी आतंकी संगठन हरकतुल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी का कमांडर था। इलियास कश्मीरी को अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का करीबी माना जाता। 20 साल की उम्र में ही इलियास आतंकी बन गया और उसे पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी। इलियास कश्मीरी ने पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम किया। हुजी का टॉप कमांडर बनने के बाद इलियास कश्मीरी ने कश्मीर पर फोकस किया। कश्मीर में घुसपैठ के लिए इलियास ने हुजी की ब्रिगेड 313 बनाई। फरवरी 2000 में इलियास कश्मीरी ने 25 आतंकियों के साथ कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की। आतंकियों ने भारतीय पोस्ट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 2 जवान शहीद हुए। इलियास कश्मीरी भारतीय सिपाही का सिर काटकर वापस पाकिस्तान ले गया था। कहा जाता है कि इलियास ने भारतीय जवान का कटा हुआ सिर परवेज मुशर्रफ को ट्रॉफी की तरह दिया था। इसी के बाद इलियास कश्मीरी भारत का दुश्मन नंबर 1 बन गया था। जून 2011 में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में इलियास कश्मीरी और उसके 8 आतंकी मारे गए थे। इसी तरह से एक और रियल लाइफ किरदार फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है। एसपी चौधरी असलम, जो कराची पुलिस का एसपी था। इसका रोल संजय दत्त ने प्ले किया है। एसपी असलम को एनकाउंटर